दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 1 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर हमें आज पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की टीम की तरफ से कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि सुपर टेट परीक्षा के लिए कोर्स चल रहे हैं, यूपी टेट परीक्षा के लिए कोर्स चल रहे हैं, लेखपाल का एग्जाम आपका होने वाला है, वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों कोर्स चल रहा है। इसके अलावा यूपी पुलिस अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी परीक्षा का तो एक मौका हमें दीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को। ठीक है, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा। बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा ताकि चीजें इजीली आपको इसी क्लास में याद हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद कभी ऐसा ना रह जाए कि नहीं हमें सर क्वेश्चन याद नहीं हुआ। ठीक है, सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता, जी हाँ दोस्तों, जिसे आप क्या कहते हैं, यूसीसी कहते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। तो आपको बताना है ये समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए किस राज्य ने एक पैनल का गठन किया। जी हाँ दोस्तों, अभी एक राज्य ने क्या किया, एक नया पैनल बनाया अपने राज्य में और लागू करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा राज्य। अगर मैं यहाँ गोवा की बात करूं दोस्तों, तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य, अभी वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पहले से ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू है, यानी समान नागरिक संहिता ये लागू है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि ये समान नागरिक संहिता होता क्या है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा संविधान को और संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति तत्वों के बारे में जानते होंगे, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 44 के बारे में, जहां पर इस समान नागरिक संहिता के बारे में काफी विस्तार से बातें दी हुई हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता कहती है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन समान हो जाते हैं। उसके लिए गोद लेने की प्रक्रिया, विरासत की प्रक्रिया, शादी की प्रक्रिया, तलाक की प्रक्रिया, ये सभी एक समान हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं कोई आदमी मुस्लिम का है तो उसके लिए अलग नियम होगा, कोई आदमी हिंदू धर्म का है तो उसके लिए अलग नियम होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। ठीक है, तो ये लागू करने जा रहा दोस्तों उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य है यहां पर जो आपका राइट आंसर है ये उत्तराखंड राज्य। याद रखेगा, उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, आपको पता होगा। और उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। ठीक है, शीतकालीन राजधानी दोस्तों देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करूं तो अभी हाल ही में एक राजधानी नई बनी है गैरसेन। ठीक है, उसे भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और यहां पर इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर इस पैनल की बात की जा रही है तो इस पैनल में एक बहुत ही काबिल मेंबर हैं, इस मेंबर के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जिनका नाम है रंजना देसाई। अच्छा, हैं कौन, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, और वर्तमान में जो भारत का परिसीमन आयोग है ये उस परिसीमन आयोग की प्रमुख भी हैं। ठीक है, तो ये भी उस समिति का क्या बनाई गई, मेंबर बनाई गई हैं। इसके अलावा और कई सारे मेंबर हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम भी दिया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्स एंड एक्ट से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर अपना ध्यान फोकस करते हैं। अच्छा, बिल्स एंड एक्ट नहीं, यहाँ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल आपको दिए जा रहे हैं जो हाल फिलहाल के करंट अफेयर के चर्चा में रहे। जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहला सवाल यह है कि किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन करने जा रहा है, तो सही उत्तर क्या है, उत्तराखंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है, तो परिसीमन आयोग ने यहां पर 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है। कितना, 43 सीटों का प्रस्ताव दिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई। जी हां दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जहां पर आपातकाल की घोषणा भी की गई है। आप देख रहे हैं कि वहां पर आर्थिक स्थितियां बड़ी बिगड़ चुकी हैं, तो आपातकाल वहां लग चुका है। हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है दोस्तों, वहां भी आपातकाल चल रहा है। अफगानिस्तान है, वहां भी आपातकाल चल रहा है। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, लगभग ज्यादातर देशों में इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। अगला है भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत भी प्राप्त किया, तो अभी हाल फिलहाल में चुनाव था तब की बात बता रहा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और
मणिपुर। ये 4 राज्यों में दोस्तों बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पंजाब में नहीं बना पाई थी। पंजाब में भी चुनाव था, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ठीक है, आगे देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए, कहीं भी अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो वहां पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसा कि यहां भी जरूरी है 2/3 बहुमत। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश में तख्ता पलट का विरोध शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, सूडान देश का नाम सुना होगा, यहाँ तख्ता पलट का भी विरोध हुआ है। ठीक है, कह रहा किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां जो है आरक्षित कर दी गई। ये बात है हरियाणा का। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के जो मूल निवासी लोग हैं दोस्तों, सबसे पहले उन्हें नौकरी देना पड़ेगा, उसके बाद तब दूसरे स्टेट वालों को जगह मिलेगी। ऐसा एक कानून वहां पर लाया गया है, इसे भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है। जी हाँ दोस्तों, चुनावी बॉन्ड क्या होता है, जब कभी चुनाव आने वाले होते हैं तो उस समय राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए दोस्तों चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया आती है समझ में। ठीक है, तो याद रखिएगा, एसबीआई के माध्यम से ये चुनावी बॉन्ड जो है रिलीज किए जाते हैं। एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए चंदा का माध्यम होता है चुनावी बॉन्ड। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक प्रस्ताव जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस देश से संबंधित है। ये प्रस्ताव जो ऐतिहासिक प्रस्ताव है, ये चीन देश से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी हरियाणा ही है, जिसने अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। हाल ही में किस राज्य ने विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा करने की मांग शुरू कर दिया दोस्तों। तो बिहार ने अपने आप को कहा कि भाई हम सबसे पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ऐसा जो है प्रस्ताव आया है। करा किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल अभी स्टार्ट किया है। तो गाम्बिया देश के राष्ट्रपति दोस्तों चुने गए हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए ये सभी सवाल आप याद रखेगा। देखिए, पीछे के क्वेश्चन रिवीजन करने से फायदा ये होता है कि एक बार सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं और क्वेश्चन इसी तरह से रिकॉल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे साथ रहेंगे तो रिवीजन अच्छा होगा और क्लास के अंदर ही आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का दावा किया गया। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला। जी हां दोस्तों, ठीक है, 222 मिलियन टन का दोस्तों अनुमान यहां पे लगाया गया लगभग। ठीक है, तो याद रखेगा, सबसे बड़ा सोने का भंडार का दावा किया जा रहा है। दावा किया गया दोस्तों, ये बिहार में किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति भी दे दी है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन है बताइए जल्दी से। बिहार के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। तो ये भी आप याद रखेगा। और ये दावा किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, ये दावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किया गया दोस्तों। तो याद रखेगा, बिहार में सबसे बड़ा स्वर्ण पाने का दावा किया गया कि वहां पर अंदर अगर खुदाई किया जाए तो वहां पर सोने के बहुत बड़े भंडार मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा है 222 मिलियन टन सोने का भंडार लगभग मौजूद हैं और अब इसके लिए जो है प्रक्रियाएं तेज हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला सवाल यही, अगर सवाल आया परीक्षा में कि भाई अभी किस राज्य में सोने के भंडार मिले हैं तो क्या बताएंगे तो बताइएगा बिहार। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूं, किस राज्य में अभी प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, तेल के भंडार मिले हैं। हाल ही में आपने सुना होगा वेदांता ग्रुप के बारे में, जिसने बाड़मेर में पुष्टि किया था। ठीक है, तो बाड़मेर कहां पर, राजस्थान में, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का कार्यान्वयन अभी शुरू किया गया, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। तो याद रखेगा, अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में, वहीं पर ये योजना चल रही, जो मैंने आपको बताया था कि 800 करोड़ रुपए की लागत से योजना चलाई जा रही है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हुआ, जिसका नाम है बोंगो सागर। ठीक है, तो बोंगो सागर नाम का नौसैनिक अभ्यास ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की, जिसका नाम है रिदम ममानिया, ने एवरेस्ट कैंप पर दोस्तों चढ़ाई किया है। ये मात्र 10 साल की बच्ची है, महाराष्ट्र की रहने वाली बच्ची है दोस्तों, जिसने मतलब इतना बड़ा जो है चढ़ाई शुरू किया। मतलब 10 साल की बच्ची, सोचो कितनी छोटी बच्ची है और एवरेस्ट कैंप पे चढ़ गई है, बहुत बड़ी बात अपने आप में। ठीक है, कह दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अनिल बैजल जी क्या थे, दिल्ली के उपराज्यपाल थे, उन्होंने अभी अपना इस्तीफा दे दिया और अब उनका
स्थान कौन ग्रहण करने आ गया है? विनय कुमार सक्सेना जी। ठीक है, अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? याद रखेगा, विनय कुमार सक्सेना अब नए उपराज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, कह रहा चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होना है दोस्तों? तो याद रखेगा 10 जून को अभी राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, कुल 57 सीट है दोस्तों जिस पर चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता मई 2022 में ये कहां पर आयोजित की जा रही है? तो याद रखेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह भी अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वृक्षारोपण में करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता ज्ञापन किया है, जिसमें ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये किसके साथ आएगा? स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर के काम करेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला लिख रहा है कि हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री मूवी को क्या मिला है? द गोल्ड आई अवार्ड मिला है। क्या मिला दोस्तों? द गोल्ड आई अवार्ड। ठीक है, देखिए द गोल्ड आई अवार्ड का एक और भी नाम है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लाइल ल नाम है दोस्तों, ऐसा अवार्ड का नाम है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, हाल फिलहाल में आपने कांस फिल्म फेस्टिवल का नाम सुना होगा दोस्तों। उसी कांस फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री मूवी को अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? गोल्डन आई अवार्ड दिया गया। अच्छा, इस मूवी का निर्देशक कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा शौनक सेन। क्या नाम है? इस मूवी का निर्देशन किया है किसने? याद रखेगा शौनक सेन जी ने किया है। किसने? शौनक, रौनक नहीं, शौनक याद रखेगा। ठीक है, शौनक सेन ने किया है इसका निर्देशन। इस मूवी का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। क्या नाम है दोस्तों? ऑल दैट ब्रीथ्स नाम है। तो आप याद रखेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि फिल्म निर्माता शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स, जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में एकमात्र ऐसी भारतीय फिल्म है जिसने अपनी जगह बनाई। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, इसे आप याद रखेगा। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट्री मूवी को जो मैंने कहा ना, देखिए इसका एक और भी नाम है ल आइल डी। क्या नाम है? ल आइल डी। तो ये ल आइल डी और ये इस तरह का एक नाम है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ और नहीं है, फ्रेंच भाषा का नाम है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। और इसी का एक दूसरा नाम क्या है? गोल्डन आई अवार्ड। ठीक है, तो ये कोई दूसरा नाम है इसी का, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो जरा याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं अवार्ड से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच इन एजुकेशन, जी हाँ दोस्तों, स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद भी होगा। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल ने 4 स्कॉच अवार्ड जीता था, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों टॉम ऑफ सैंड एक उपन्यास है जिसे लिखा है गीतांजलि श्री ने, तो उन्होंने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यह सवाल भी आप याद रखेगा। संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-21 में किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है तिरुवरूर भक्त वत्समलम। ठीक है, तो याद रखेगा, तिरुवरूर याद रखेगा। ठीक है, एक तिरूर पान का नाम सुना होगा दोस्तों, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, उसी से बना लीजिए तिरुवरूर। ठीक है, तिरुवरूर। ठीक है, तिरुवरूर भक्त वत्सलम। ठीक है, याद रखेगा, इनको संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया ए गोपाल कृष्णन जी को। किसे? ए गोपाल कृष्णन जी को यह औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जो अभी खिताब जीता है, ये स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेगा। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक दोस्तों किसने जीता है? तो मनीषा जी ने जीता, मनीषा मौन ने। ठीक है, अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको याद रखेगा। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार ये जीता है वेस्ली मॉर्गन ने। किसने जीता है? वेस्ली मॉर्गन ने जीता है। 17 मई 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार दिया गया? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार जो दिया गया है, इनको दिया गया है अजय गोपी किशन पीरामल को। क्या नाम है? अजय गोपी किशन पीरामल। ठीक है, आगे देखिए, लास वेगास में आयोजित हुए बिलबोर्ड्स अवार्ड्स म्यूजिकल अवार्ड में किस संगीत बैंड ने जीता है? तो इसको जीता है बीटीएस संगीत बैंड ने। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल देखिए अवार्ड से संबंधित सवाल थे।
हो सकता है कि बहुत सारे सवाल आपके दिमाग से उतर चुके हों, तो जब हम रिवीजन करते हैं तो इसी बहाने एक बार एक सवाल हमारे दिमाग में और भी आ जाते हैं। यही रीजन है दोस्तों कि थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता है हमारे करंट अफेयर के सवालों को पढ़ने में, लेकिन जब रिवीजन करते हैं ना, जब डेली इस तरह से आप रिवीजन करेंगे तो सवाल अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? याद रखेगा, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क है, आपको बताना इसका उद्घाटन कहां पे किया गया। अगर मैं यहां भद्रवाह का नाम ले रहा हूं दोस्तों, तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था भद्रवाह के बारे में कि भद्रवाह है कहां पर है, जम्मू कश्मीर पे है। और यहीं पर दोस्तों लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसको? लेवेंडर, जी हां दोस्तों, लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक फेस्टिवल शुरू किया गया। ठीक है, एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे वो भी वहां मौजूद थे। ठीक है, तो आपने कल ही पढ़ा था लेवेंडर की खेती दोस्तों इसलिए किया जाता है, ये सुगंधित फूल है। ठीक है, इससे इत्र वगैरह बनाए जाते हैं, आप याद रखेगा। भद्रवाह वाली जगह चामोली तो दोस्तों उत्तराखंड में है, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा कठुआ। ये कठुआ जो है दोस्तों, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में ही है, याद रखेगा। ये कठुआ कहां पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी और कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह, ये लोग यहां अवेलेबल थे जब उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया जा रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं लम्हेटा की, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। लम्हेटा, कुछ दिन पहले शब्द हमारे सामने आया था, आपको याद होगा दोस्तों। लम्हेटा की बात आती है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में पड़ता है दोस्तों लम्हेटा, और जबलपुर पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये लम्हेटा वही गांव है जहां से डायनासोर के अवशेष मिले हैं। जी हां दोस्तों, भारत के अंदर अगर कहीं डायनासोर के अवशेष मिले हैं तो अवशेष कहां से मिले? उनके जीवाश्मों का अवशेष इस लम्हेटा गांव से मिला है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मेरी क्लास में रहेंगे ना तो यही एक फायदा है कि मैं पीछे की चीजें बहुत याद कराता हूं। ठीक है, साथ ही साथ और एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए डेली, जी हाँ दोस्तों, डेली नाइट में रात में 9 बजे आपके लिए करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसमें मैं लाइव क्लास लेता हूं दोस्तों करंट अफेयर की। जी हां दोस्तों, डेली रात को 9 बजे हम लोग करंट अफेयर की स्पेशल प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ऐसे प्रश्न जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रात 9 बजे आना मत भूलिए। ठीक है, एक सेशन दिया भी जा चुका आप सभी को, तो आप आइए और उसको देखते रहिए। ठीक है, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कठुआ हो जाएगा। ठीक है, कठुआ आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क बनने जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर ये औद्योगिक बायोटेक पार्क जो है यहाँ पर होगा क्या? देखिए, इस औद्योगिक बायोटेक पार्क जो बन रहा है दोस्तों, इससे अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पे क्या होगा? वैज्ञानिकों को जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां मिलती हैं उनमें इनको मदद मिल पाएगी। ठीक है, और खास करके क्या होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो औषधीय पौधों की खेती की जाती है उसको बढ़ावा मिल पाएगा। ठीक है, किसको? औषधीय पौधों की खेती को दोस्तों इससे बढ़ावा मिल पाएगा, उसीलिए दोस्तों ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, और बढ़ावा मिलेगा तो जो औषधि खेती करेंगे औषधि पौधों की, भाई ऐसे किसानों को भी मदद मिल पाएगी। तो याद रखेगा, यही इसका फायदा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई चीज भारत में या विश्व में पहली बार घटित होती है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको एक स्लाइड को अपडेट करके पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको भी, ताकि ये भी आपके दिमाग में आ जाए। तो लिखा, हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पे हुआ? तो जम्मू कश्मीर के कहां पर? कठुआ नामक गांव में हुआ। कठुआ, याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, करा भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में बात करा दोस्तों, भद्रवाह नाम का जगह है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी दोस्तों? याद रखेगा, बराक ओबामा जी के नाम से इनका नाम याद रखेगा। ठीक है, अभिलाषा बराक नाम है। ठीक है, अभिलाषा बराक नाम है जो पहली महिला कॉम्बैट एविएटर चुनी गई है। हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो याद रखेगा, कोलकाता पहला मेट्रो शहर है जिसने अपनी जैव विविधता रजिस्टर को पाया है। हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो बेल्जियम देश का नाम सुना होगा दोस्तों, बेल्जियम का। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कहां पर है? ब्रुसेल्स। ठीक है, याद रखेगा, उसने मंकी पॉक्स के मरीजों को अनिवार्य कर दिया कि भाई उनको भी क्वारंटीन होकर रहना है। ठीक है, जैसा हम लोग कोविड के केस में क्वारंटीन होकर रह रहे थे, वैसा ही क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया इस केस में भी। और यह करने वाला पहला देश कौन
कौन है? तो याद रखेगा बेल्जियम। 5 मई 2022 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है देव सहाय पिल्लई। क्या नाम है? देव सहाय पिल्लई पहले भारतीय हैं जिनको संत घोषित किया गया। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सेंट जेवियर, तो ये सेंट जेवियर क्या है? यही सेंट यानी संत। ठीक है, संत थे वो। ठीक है, संत जेवियर, तो इसको आप याद रखेगा। उसी तरह से ये भी है। ठीक है, आगे लिख रहा है भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को पहली ट्रेन सेट मई 2022 में किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को। ठीक है, दुनिया की पहली प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम आपको बताना है दोस्तों, जो कोरोना वायरस के 70% मामलों को सही कर दे रहा था, तो इसका नाम है कोविफेंज। क्या नाम है? कोविफेंज। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है हाल ही में महिला टी20 चैलेंज 2022 किसने जीता? महिला टी20 चैलेंज अभी अभी दोस्तों आईपीएल खेला गया था। ठीक है, अभी आईपीएल का 15वां सीजन समाप्त हुआ। आप सभी ने पढ़ा होगा, आईपीएल का 15वां सीजन समाप्त हुआ दोस्तों। और इस बार का आईपीएल किसने जीता है? तो याद रखेगा, इस बार का आईपीएल जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो याद रखेगा राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता है। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता है। ठीक है, एक सवाल तो याद रखेगा। बाकी दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आप जरूर याद रखेगा, जोस बटलर का नाम। ठीक है, जोस बटलर। जोस बटलर ने बहुत सारे अवार्ड जीता है। जोस बटलर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया, आपको पता होगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया। सबसे ज्यादा चौका जड़ने वाले के लिए अवार्ड दिया गया। सबसे ज्यादा छक्का लगाने के लिए अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑरेंज कैप। ठीक है, ऑरेंज कैप, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उस व्यक्ति को मिलता है ऑरेंज कैप। और इस बार ऑरेंज कैप किसको दिया गया? इसी जोस बटलर को दिया गया। ठीक है, यजुवेंद्र चहल का नाम आप सभी ने सुना होगा, उनको पर्पल कैप दिया गया। 17 मैच में 27 विकेट लिया था। चलो ये तो खैर क्रिकेट की बातें, हम लोग यहां बात करते हैं। ये महिला टी20 जो चैलेंज है, याद रखेगा बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज करती है। बीसीसीआई, ये वही बीसीसीआई है जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। और महासचिव कौन है? जय शाह इसके क्या हैं? महासचिव हैं। ठीक है, तो ये बीसीसीआई की तरफ से दोस्तों ये टी20 चैलेंज जो है ये खेला जाता है, खिलाया जाता है प्लेयर्स को, और इसमें महिलाएं हिस्सा लेती हैं। इस बार दोस्तों ये जीत किसने हासिल किया है? तो सुपरनोवा ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो याद रखेगा वेलोसिटी को। ये दो टीम है दोस्तों अलग अलग, सुपरनोवा एक टीम है, वेलोसिटी दूसरी टीम है। तो सुपरनोवा ने दोस्तों जीत हासिल किया है, याद रखेंगे। ठीक है, किसको हरा करके? वेलोसिटी को हरा करके सुपरनोवा ने इस बार का महिला टी20 चैलेंज 2022 जीत लिया। तो यहां पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छे से पढ़ते चलिए, एकदम सब कुछ इसी क्लास में आपको याद करना है। ठीक है, सब कुछ, कहीं कुछ बाहर नहीं याद करना है। ठीक है, सब कुछ यहीं पढ़िए, यहीं याद करिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर वही सारी बातें लिखा है कि सुपरनोवा ने कैसे कितने रन से हराया, ये सारी बातें लिखी गई। एक दो बात और याद रखेगा दोस्तों, सुपरनोवा की बात करें तो 2018 और 2019 वाला जो महिला टी20 चैलेंज हुआ था वो भी सुपरनोवा ने जीता था। 2020 वाला दोस्तों किसने जीता था? 2020 वाला ट्रेल ब्लेजर ने जीता था। और 2021 में कोविड की वजह से गेम का आयोजन नहीं किया गया था, पिछले साल गेम नहीं खेला गया था, फिर से इस बार खेला गया, तो इस बार फिर से सुपरनोवा ने जीत हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ अच्छे सवालों को हम अपडेट कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ हम किस टेक्निक से पढ़ रहे हैं कि चीजें हमें याद हो, ये बहुत जरूरी है। ये वाली स्लाइड आपको बहुत हेल्प करेगी। क्यों? चलिए आज का तो सवाल यही है कि महिला टी20 चैलेंज 2022 किसने जीता? हमने पढ़ लिया कि सुपरनोवा ने जीता। हम लोगों ने स्पोर्ट के सवाल कल भी पढ़े थे। क्या पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ा था आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते। तो पढ़ा था मैंने कुल 33 पदक भारतीय निशानेबाजों ने जीते थे। इसके पिछले साल 2021 में दोस्तों कितने जीते थे? 43 जीता था। इस बार तो 33 है, अगर इसके पीछे जाएंगे तो 43 पदक जीता था ना, है याद होगा आपको। तो अब देखिए पढ़ा कल था सवाल, लेकिन आज उसका जब रिवीजन कर लेंगे तो हो सकता है कल भी आपने पढ़ा हो, आज भी आप पढ़ेंगे तो एक बार फिर से आपको याद हो गया। तो ऐसे करते करते 2-4 बार जब आपको स्पोर्ट्स वाले सवाल मिलेंगे तब तब ये स्लाइड आपको मिलेगा, और जब जब स्लाइड मिलेगा तब तब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस तरह से बार बार एक ही क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आएगा, आपका माइंड इसको पढ़ता जाएगा तो आपको सवाल याद हो जाएगा। यही रीजन है कि मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं। आ रहा है समझ में ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर आईपीएल
2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस। तो पहली बार दोस्तों ये टीम अभी शामिल हुआ है। 2 टीम इस साल नहीं शामिल हुई थी, एक लखनऊ सुपर जॉइंट्स, एक गुजरात टाइटन। तो गुजरात टाइटन ने दोस्तों इस बार का आईपीएल का खिताब जीत लिया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला ये पहला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? इसने 700 चौके लगाया। तो याद रखिएगा, पहला खिलाड़ी शिखर धवन। अगर मैं इस बार की बात करूं तो सबसे ज्यादा चौका लगाया था जोस बटलर ने। किसने लगाया था? जोस बटलर ने लगाया था। और कितना? तो याद रखेगा 83। कितना? 83 चौका और 45 छक्का लगाया था किसने? जोस बटलर ने इस बार के आईपीएल में। ये भी याद रखेगा। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? तो बताया था जूनियर वाला चैंपियनशिप जो हुआ था हॉकी का, ये हरियाणा ने जीता है और सीनियर वाला उड़ीसा ने जीता है। कल बताया था ना आपको। देखिए जूनियर वाला किसने जीता है? देखिए सब जूनियर किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। और हॉकी इंडिया का सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो रहा था दोस्तों, ये किसने जीता? ये उड़ीसा ने जीता। देखिए यहां पर उड़ीसा है। ठीक है, तो याद रखेगा जूनियर सीनियर के नाम से। अगला है यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी किसने हासिल किया है? तो अडानी ने हासिल किया। ठीक है, अडानी ग्रुप जो है यूएई में आपका T20 लीग होने जा रहा है, उसकी जो है फ्रेंचाइजी हासिल किया है। बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट जो मई 2022 में आयोजित किया गया है, कहां पे आयोजित हो रहा है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन, इन्होंने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में दोस्तों भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कम से कम ये सवाल आपने जो पढ़े हैं, ये बार बार रिवीजन से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखेगा हिंदी इंडिविजुअल की बैच अभी चल रही है। अभी एक नया बैच दोस्तों फिर से आने वाला है, जून में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं हिंदी इंडिविजुअल की क्लास देखना तो आ जाइए। किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं आप बार बार हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं, हिंदी को आप एक बार पढ़िए। ठीक है, और हिंदी की एक किताब भी दोस्तों हम लोग लॉन्च कर रहे हैं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से। अभी हमारी किताबें हैं जिसमें हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए किताबें जारी किए हुए हैं। अगली जो किताब है वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब आ रही है और सुपर डेट की किताब आ रही है। ठीक है, तो बहुत जल्द ये किताब आपकी बीच में होगी। अभी तो उस पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है, फाइनल करेक्शन चल रहा है और 2-4 दिन में वो करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये किताबें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन है? जी हाँ दोस्तों, 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश। ठीक है, कुछ समय पहले तक चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। ठीक है, कुछ समय पहले। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीन के साथ हमारे संबंध खराब हुए और भारतीयों ने थोड़ा सा ट्रेड जो है वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से चीन अब इस मामले में पीछे हो चुका है। तो सबसे ज्यादा ट्रेड जो हम करते हैं दोस्तों वो हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ट्रेड हम किसके साथ कर रहे हैं? अमेरिका के साथ कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान वगैरह है, इन सब का भी नाम आएगा। याद रखेगा, फिलहाल तो यहां पर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा। अच्छा कितना दोस्तों, तो भी याद रखेगा। देखिए यहां पर आंकड़ा भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। लिख रहा अमेरिका ने 2021-22 के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन को भी पछाड़ दिया है। ठीक है, चीन को पीछे कर दिया है। अमेरिका और भारत के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 119.42 अरब डॉलर का है। ठीक है, 2020-21 में कितना था? यह 80 बिलियन डॉलर का था और अब ये कितना हो गया है? 80 से बढ़कर 119 बिलियन डॉलर का हो चुका है। ठीक है, कर अमेरिका को निर्यात 2020-21 में 51 बिलियन डॉलर से जो था वो बढ़कर अब कितना हो गया? 76.11 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। यहां पर दशमलव है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। 42.85 अरब डॉलर है। ये हम सऊदी अरब के साथ ट्रेड करते हैं, इराक के साथ हम ट्रेड करते हैं कितना? 34.33 अरब डॉलर का। सिंगापुर भी यहां पर है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात जो दोस्तों ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है और चौथे पे कौन सा है? सऊदी अरब देश है। चौथे पे सऊदी अरब है, पांचवें पे आपका इराक देश है। ठीक है, इराक देश है और छठे पे आकर के दोस्तों कौन सा है? सिंगापुर देश है। तो ये सब भी आंकड़े आप याद रखेगा, सवाल ये सब भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आप देख ही रहे हैं। दूसरा लिख रहा भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पसंदीदा नोट कौन है? तो अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें कहा गया कि 100 रुपए का नोट जो दोस्तों वो सबसे ज्यादा पसंदीदा है और 2000 का नोट सबसे कम पसंदीदा है।
सिक्कों में 5 रुपए का सिक्का सबसे ज्यादा पसंदीदा है और 1 रुपए का सिक्का सबसे कम पसंदीदा है। ठीक है, ये दोनों याद रखेगा। सवाल नोट पे भी बन सकता है, सवाल सिक्कों पे भी बन सकता है। ठीक है, तो याद रखेगा 100 रुपए का नोट प्लस 5 रुपए का सिक्का। ठीक है, प्लस 5 रुपए का सिक्का, ये सबसे पसंदीदा में आया। ठीक है, और सबसे कम पसंदीदा में कौन आए हैं? 2000 का नोट और 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा। लिख रहा है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अभी भारत की जो जीडीपी थी दोस्तों उसको घटा दिया। पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी दर कितना होगा, 9.1%। बाद में उस अनुमान को घटाकर कितना कर दिया, 8.8%। ठीक है, इसको याद रखेगा। यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिलाओं के पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1000 रुपए कर दिया गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों के उर्वरकों की कीमत में वृद्धि से बचाने हेतु 1.10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी लेकर आ रही सरकार, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में दोस्तों केंद्रीय मंत्री हमारे हिस्सा लेने जा रहे हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका नाम है पीयूष गोयल। वर्तमान में पीयूष गोयल जी, याद रखेगा, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखेगा उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी यही हैं, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री भी यही हैं। ठीक है, ये सब याद रखेगा। विश्व बैंक ने सिस्टम रिफॉर्म्स एंड एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट को लागू करने के लिए किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दिया दोस्तों? तो गुजरात को दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? तो विश्व बैंक दे रहा है। ठीक है, ये सवाल भी आप याद रखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं, और भी अच्छे सवाल देखते हैं। लिख रहा अडानी ग्रीन ने या अडानी ग्रुप ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहां शुरू किया? ये भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा है दोस्तों, ये कहां पे शुरू किया अडानी ग्रुप ने, आपको ये बताना है। ठीक है, तो याद रखेगा। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर ने दोस्तों वेदांता ग्रुप का नाम सुना होगा। वेदांता ग्रुप में दोस्तों यहां पर क्या खोजा था दोस्तों? प्राकृतिक गैस और ऑयल की खोज किया था। ठीक है, ये बाड़मेर भी कहां दोस्तों? है राजस्थान में। ठीक है, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। जरा आप इसको याद रखेगा, जैसलमेर आपका सही जवाब है, जहां पर अडानी ग्रुप ने क्या किया है? भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली, ठीक है, पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है? अडानी ग्रुप ने। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होएगा, वेदांता ग्रुप से अपने लिंक मत करेगा। वेदांता ग्रुप ने ऑयल एंड गैस की खोज किया दोस्तों बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर जो जगह है वो भी राजस्थान में, ये बात हो रही है जैसलमेर की। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। अच्छा, यहाँ पर ये भारत की पहली है, तो जरा इसको भी याद रखेगा। याद रखेगा, भारत की पहली हाइब्रिड पवन ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगा भारत का 390 मेगावाट की पवन सौर ऊर्जा यहाँ पर लगाई जा रही दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार, जब जब ऐसे सवाल बनते हैं ये वाली लिस्ट आती है, अपडेट कीजिए। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने कहां पर ये लगाया है? जैसलमेर में लगाया है। कह उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कहां बन रहा है? हमने क्या पढ़ा था? जम्मू कश्मीर बन रहा है। जम्मू कश्मीर में कौन सा जगह है? कठुआ नामक जगह। कौन सा? कठुआ नामक जगह में। ठीक है, याद रखिएगा। ये लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया गया था? ये भद्रवाह नामक जगह था जम्मू कश्मीर में, वहां मनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा हाल ही में भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? अभिलाषा बराक नाम है। क्या नाम है? अभिलाषा बराक। ठीक है, याद रखें, बराक ओबामा से नाम मैंने कहा था याद रखने के लिए। हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो सिटी कौन बना है? कलकत्ता मेट्रो सिटी बना है। ठीक है, मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया किस देश ने? बेल्जियम देश ने अनिवार्य किया। ठीक है, 5 मई 2022 को पोप फ्रांसिस ने किसे संत घोषित किया है? तो याद रखेगा, यहां घोषित किया है देव सहाय पिल्लई को। क्या नाम है? देव सहाय पिल्लई को संत घोषित किया है। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को पहली ट्रेन सेट जो है सौंपी गई है। किसको सौंपी गई? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को यह सौंपा गया। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पे आते हैं। अगला है कांस फिल्म महोत्सव। कांस फिल्म महोत्सव में अभी जो हम लोग पहले वाला सवाल पढ़े थे, ठीक है, जिसमें सोनक सेन निर्माता रहे दोस्तों, उसके बारे में पढ़े। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल का जो 75वां संस्करण था, इसके समापन में 9 सदस्यीय जूरी थी। मतलब 9 सदस्यीय वहां पे जूरी क्या होता है दोस्तों? ये अवार्ड को क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, मतलब बताते हैं और बांटते हैं। ठीक है, वितरित करते हैं। तो ये जो जूरी का पैनल था, इसमें एक भारतीय को भी शामिल किया गया। आपको बताना है इस कांस फिल्म फेस्टिवल में
किस भारतीय को शामिल किया गया जो कि 9 जूरी में से एक थी। ठीक है, यहाँ पे 4 नाम दिया जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा को शामिल किया गया, ऐश्वर्या राय को शामिल किया गया, दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया, या फिर आपने नाम सुना हरनाज संधू का। हरनाज संधू कौन है? याद रखेगा, इस बार इनको मिस यूनिवर्स चुना गया। क्या चुना गया? मिस यूनिवर्स चुना गया था। याद रखेगा, पूरा 21 साल बाद जाकर के भारत ने क्या चुना? भारत से किसी महिला को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया था? हरनाज संधू को, चंडीगढ़ की रहने वाली। लेकिन यहां पर ये सही जवाब नहीं है। याद रखेगा, ये 9 सदस्यीय जो जूरी का पैनल था, इसमें दीपिका पादुकोण को रखा गया था। ये आप याद रखेगा। देखिए, इस तरह के सवाल बन सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, परीक्षा में इस तरह के सवाल बन सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बात कर लेते हैं। तो इसको याद रखेगा। ठीक है, ये देखिए 75वें संस्करण में ये पुरस्कार देने के लिए 9 सदस्यीय जूरी थी, जिसमें से दीपिका पादुकोण भी एक थी। यहाँ पे लिखा है जूरी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के रूप में एक भारतीय चेहरा भी शामिल था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वोमेन एंड न्यूज के सवाल पढ़ लेता हूँ भाई। हाल फिलहाल में चर्चित महिलाएं, जब जब महिलाएं चर्चा में रही तब तक कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना और ऐसे प्रश्नों पर हम अपना निगाह डालते हैं। तो एक सवाल तो ही हो गया। अगला देखिए सवाल क्या है? हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर, नाम सुना क्या आपने? नहीं सुना? चलिए याद करें। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई के कितने पर्वतों की चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो याद रखिएगा, 4 पर्वत। 1 महीना के अंदर 4 पर्वत की चोटियों को फतह किया। मतलब सोचिए किस स्पीड से काम हो रहा था, है कि नहीं? 4 पर्वत चोटियों को फतह कर दिया। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी, वही जो हम लोग को पढ़ रहे थे, अभिलाषा बराड़। ठीक है, याद रखेगा, पहली कॉम्बैट महिला हैं। याद रखेगा, महिला विश्व चैंपियन सिप इस्तांबुल में निकहत जरीन ने अभी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। इसको भी याद रखेगा। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में कौन से आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत किया गया? तो ये 12वां संस्करण इसका चल रहा था। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो कैटलिन नोवाक को हंगरी देश का क्या बनाया गया? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, हंगरी का राष्ट्रपति चुना गया कैटलिन नोवाक को। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य ने WHO पुरस्कार जीता? जी हाँ, तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य ने WHO पुरस्कार जीता? मैं आपको याद दिला दूं, हर साल तंबाकू नियंत्रण के लिए एक दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, याद रखेगा, 31 मई को दिवस मनाया जाता है तंबाकू निषेध के लिए। ठीक है, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए दोस्तों एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन 31 मई को ही WHO पुरस्कार घोषित किया गया। और इसमें नंबर 1 पर कौन आया, मतलब किस राज्य को पुरस्कार दिया गया? तो याद रखेगा, झारखंड राज्य को दिया गया। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य ने जीता है इस बार WHO पुरस्कार। याद रहेगा क्या? याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ 31 मई 2022 को नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करेगा। यह आप याद रखेंगे। ठीक है, 2012 में इस कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड में किया गया था। चलिए अवार्ड वाले सवाल को फिर से अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जब जब अवार्ड के सवाल आएंगे तब तब ये स्लाइड आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि WHO पुरस्कार किसे मिला? झारखंड राज्य को मिला। ठीक है, झारखंड राज्य को। रमेश बैस, याद रखे दोस्तों, ये वर्तमान में वहां क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को द गोल्डन आई अवार्ड मिला है? ये भाई किसने बनाया है? सौनक सेन इसके निर्माता है। और मूवी का नाम क्या है? ऑल दैट ब्रीथ्स। क्या नाम है? ऑल दैट ब्रीथ्स। याद रखेगा, हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? तो स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है पश्चिम बंगाल राज्य ने। किसने? पश्चिम बंगाल राज्य ने। करा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो टॉम ऑफ सैंड एक उपन्यास था दोस्तों, उस उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? तो याद रखेगा, तिरुवरूर भक्त वत्सलम का नाम सुना होगा, जिन्हें इस बार का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। किसे वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया ए गोपाल कृष्णन को। ठीक है, करा मैक्स वर्स्टैपेन ने कौन सा खिताब जीता? स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इनका नाम है मनीषा मौन। ठीक है, अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार वेस्ली मॉर्गन ने जीता। किसने? वेस्ली मॉर्गन ने। 17 मई 2022 को महारानी एलिजाबेथ ने
किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार दिया? तो यह पुरस्कार दिया गया अजय गोपी किशन जी को। अजय गोपी किशन, पूरा नाम है अजय गोपी किशन पीरामल, ठीक है। लॉस वेगास में आयोजित बिलबर्ट्स म्यूजिक अवार्ड में किस संगीत बैंड ने जीता है? तो बीटीएस नाम का एक संगीत बैंड है, उसने जीता है, ठीक है। इस तरह से आज के 9 सवाल कंप्लीट होते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत, कौन सा है? प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचिफू सुरंग का निर्माण अभी किस राज्य में किया गया? याद रखेगा, ये नेचिफू सुरंग जो है दोस्तों, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसे आप सीमा सड़क संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा सड़क संगठन, ठीक है। याद रखेगा, ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत किया गया था 2020 में। आप देखिए इतने कम समय, अक्टूबर 2020 में दोस्तों इसकी शुरुआत किया गया था और इतने कम समय में ये 500 मीटर का सुरंग जो है, 500 मीटर, आधा किलोमीटर की सुरंग है दोस्तों, 500 मीटर का सुरंग बन के तैयार हो चुका है। 5000 फीट की ऊंचाई से ऊपर दोस्तों ये सुरंग बनाया गया है और ये सुरंग बनाया गया कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, राजधानी कहां पर? ईटानगर। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, याद रखेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये नेचिफू सुरंग को बनाया गया है, जिसके आधारशिला अक्टूबर 2020 में किसने रखा था? तो उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। अभी भी वही हैं, तो याद रखेगा राजनाथ सिंह जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 5700 फीट से ऊपर 5700 फीट एग्जैक्ट ऊंचाई है दोस्तों। याद रखेगा 500 मीटर ऊंची ये सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है। हर सुख सुविधाओं से लैस होगी ये सुरंग, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कहां पे बन रही है? प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बन रही है नेचिफू सुरंग। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय समाचार से जुड़े अच्छे सवालों पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं, ठीक है। तो लिख रहा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचिफू सुरंग ये कहां बन रहा है? तो याद रखेगा ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। 500 मीटर की सुरंग है दोस्तों, 5700 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई जा रही है। उद्घाटन इसका किया गया था 2020 में, इतने कम समय बन के तैयार हो चुकी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का दावा किया गया? 222 मिलियन टन दोस्तों यहां भंडार का दावा किया गया है। यह बिहार में दावा किया गया, याद रखेगा। करा किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन को स्टार्ट किया गया? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर नामक एक नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ? तो ये अभ्यास भारत करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की जिसका नाम है रिदम ममानिया, ये एवरेस्ट पर दोस्तों, एवरेस्ट के बेस कैंप पे चढ़ी दोस्तों, ये लड़की महाराष्ट्र की है, ये भी याद रखेगा। दिल्ली के कुछ उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, उन्होंने कुछ अपने पर्सनल कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया और अब वहां के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना जी बन गए। कौन? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। कह रहा चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है? तो 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखेगा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला समाप्त होती है। याद रखेगा अगर आप वीडियो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो की किताब दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई है। एक किताब पर एक किताब आपको फ्री दी जा रही है, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत समस्या है तो देखिए हमारे फोन नंबर दिए गए हैं, इन पर जब भी आप कॉल करिए 10 बजे के बाद करिए। 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो। इसके अलावा अगर लेखपाल परीक्षा के लिए आपने किताबें नहीं लिया है तो 4 सीरीज है दोस्तों, ये 4 सीरीज सिर्फ आपको 400 रुपए में दिया जा रहा है। तो आप इस सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लेखपाल परीक्षा को और ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात और दोस्तों, आपका परीक्षा निकट आ गया, इसलिए रात को 9 बजे, डेली रात को 9 बजे हम लोग लाइव करंट अफेयर की कुछ क्लास लेकर आ रहा हूं मैं आप सभी के लिए, ताकि आपके परीक्षा में करंट अफेयर के जो सवाल हों उनको लेकर अगर आपके मन में डर है तो उस डर से आप बाहर हो जाइए, ठीक है। तो रोज रात को 9 बजे आप जरूर लाइव आइए अगर आपको क्लास देखनी करंट अफेयर की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।